नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में। इन दिनों सियासत का यह अखाड़ा घमासान का सबब बना हुआ है। मौसम के तल्ख तेवरों के साथ ही सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। फिलहाल आज हम आपके लिए लाए हैं अलग अलग लोकसभा सीटों की ताजा और गर्मा गर्म चुनावी चर्चा। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चुनावी रणनीतियों की, राजनीतिक दलों की चुनौतियों और जनता जनार्दन की अपने नेताओं से उम्मीदों की। तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा। तो हम बात करेंगे चुनावी अखाड़ा की। विकास का मुद्दा उठता है लेकिन अंत में धर्म पर राजनीति पहुंच जाती है। जनता के बीच धर्म और सांप्रदायिकता ध्रुवीकरण का ये जो खेल है, ये जो मुद्दा है, इसको लेकर राजनीतिक दल एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। चुनाव आयोग के पास भी शिकायतों का अंबार लगा हुआ है और लगातार शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं। बीजेपी की शिकायत है कि कांग्रेस भाषा और धर्म के आधार पर लोगों को बांट रही है, तो वहीं विपक्ष आरक्षण और संविधान बदलने का आरोप लगा रही है। इन तमाम आरोपों सहित बेरोजगारी जैसे मुद्दों को विपक्ष लगातार हवा दे रही है, कांग्रेस भी हवा दे रही है। इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए आप। मुद्दों की लड़ाई में कौन किस पर भारी? कोई मुद्दा ऐसा नहीं जो हर जगह के लिए एक हो। हर जगह के लिए सियासी दलों के अलग है मुद्दे। मुद्दों का बखराव क्या चुनाव परिणामों पर असर डालेगा? एनडीए गठबंधन 10 साल की उपलब्धियों और भविष्य के दृष्टिकोण पर समर्थन मांग रहा है। विपक्ष का आरोप, एनडीए की नीतियों ने गरीबों को बर्बाद और तबाह किया। लोकतंत्र और अन्य संवैधानिक मूल्यों की हानि होने की आशंका जता रहा विपक्ष। बेरोजगारी और महंगाई इस चुनाव में बड़े मुद्दों के रूप में उभरे हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में कोई मुद्दा ऐसा नहीं दिख रहा है जो हर जगह के लिए एक हो। मुद्दों पर यह पूरा चुनाव विकेंद्रित हो गया है। 2 चरणों के मतदान हो जाने के बाद लोकसभा चुनाव में कोई तय मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में राज्यों के साथ ही लोकसभा चुनाव तक में अलग अलग मुद्दे दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव में मुद्दों का ये बिखराव क्या असर डालेगा? भाजपा गठबंधन इस चुनाव को न केवल अपने दशक भर के शासन के प्रमाण और भविष्य के अपने दृष्टिकोण के प्रति जनादेश पाने के रूप में पेश कर रहा है। विपक्षी गठबंधन बड़े जोरदार ढंग से तर्क दे रहा है कि एनडीए की नीतियों ने अब तक देश के गरीबों को बर्बाद और तबाह किया है और इससे लोकतंत्र और अन्य संवैधानिक मूल्यों की हानि होने की भी आशंका बढ़ी है। इस प्रकार देखा जाए तो दोनों पक्ष अत्यधिक भिन्न विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे चुनाव पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकते हैं। खासतौर पर बेरोजगारी और महंगाई इस चुनाव में बहुत बड़े मुद्दों के रूप में उभर रहे हैं। कहीं जाति की बात हो रही है तो कहीं रोजगार की बात हो रही है। सनातन की बात भी कई मतदाता कर रहे हैं। वहीं दक्षिण भारत के मुद्दे कुछ अलग हैं और वहां के मुद्दे अलग ढंग से उठाए गए हैं। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट के मुद्दे अलग हैं। महिलाओं की जहां तक बात है तो उन्हें ये चाहिए कि उनके लिए क्या क्या किया गया, ये भी मुद्दा है। भाजपा का घोषणा पत्र, जिसे उसके आधिकारिक चुनावी मंच का प्रतिनिधित्व करने के रूप में लिया जा सकता है, उसमें इन मोर्चों पर किसी भी उपलब्धि या भविष्य के वादों का अभाव है। वो पिछली यूपीए सरकारों की 2 विफलताओं के रूप में नौकरियों और महंगाई पर निर्भरता के बिल्कुल विपरीत है, जिसे भाजपा ने पिछले 2 चुनावों में लगातार दोहराया था। अब मोर्चे पर आक्रामक इंडिया गठबंधन। लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग का दौर जारी है। 2 चरणों की बात करें तो अब तक एक ही बात सामने आई है, यही कि इंडिया गठबंधन ने रणनीतिक चतुराई का परिचय देते हुए कुछ मुद्दों पर एनडीए को घेरने में सफल साबित हुई है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार प्रचार करने में लगे हुए हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन भी शुरुआती सुस्ती के बाद अब मोर्चे पर आक्रामक हो गया है।
इस लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के पास मौका है कि वो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सबसे अधिक दिनों तक देश के पीएम रहने का रिकॉर्ड तोड़ सके। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए दिन रात एक किए हुए है। पीएम मोदी के मिशन 400 पार के लिए साम दाम दंड भेद सभी लेवल पर काम हो रहा है। हालांकि जिस तरह पहले फेज 2 की वोटिंग से रुझान मिल रहे हैं वो बीजेपी के लिए बहुत आशाजनक नहीं है। बीजेपी 2024 चुनाव में अब तक 432 उम्मीदवार उतार चुकी है। अभी करीब 10 सीटों पर उम्मीदवारों का फैसला होना बाकी है। इस तरह करीब 442 सीटों पर बीजेपी कुल उम्मीदवार उतार सकती है। अगर बीजेपी को 370 सीटें हासिल करनी है तो इसके लिए जरूरी होगा कि कुल उम्मीदवारों में करीब 86% कैंडिडेट हर हाल में विजयी हों। पर अभी जो हालात बन रहे हैं उससे तो यही लगता है कि बीजेपी के लिए यह टारगेट बहुत मुश्किल होता जा रहा है। कुछ मुद्दे और बातें बीजेपी के लिए मुश्किल बनती जा रही हैं। लोग कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे और फिर बयान आते हैं नहीं, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है। ठीक है, आरक्षण का मतलब क्या है? सबसे पहले कि देश में गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की भागीदारी होगी। यह है मतलब कि देश में जो सत्ता है, जो धन है, उसे न्याय के साथ बिना अन्याय बांटा जाएगा। रिजर्वेशन का यह मतलब है। रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका प्राइवेटाइजेशन, रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका अग्निवीर। जहां भी कमजोर लोगों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, किसानों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, वहां ये लोग, उनका ध्यान चला जाता है, उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। ये जो लोग कह रहे हैं आजकल, बड़े बड़े जो दिल्ली से लेकर के और जो बीजेपी को कभी कभी सुझाव देते हैं, जो केवल भारत का नहीं दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार है, इन्हें हमारे आपके परिवार की तो चिंता है, लेकिन इनके साथ एक सबसे खतरनाक परिवार है जो आरक्षण खत्म करना चाहता था। अब वोट चाहिए तो कह रहे कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, आरक्षण नहीं खत्म होगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये बताओ, अगर भारत सरकार की बड़ी बड़ी कंपनियां बिक जाएंगी और प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी तो आरक्षण कहां मिलेगा? ये जो हवाई जहाज वाले विभाग बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, जिसमें लाखों लोगों को नौकरी मिलती थी, बताओ वहां क्या आरक्षण लागू होगा? आरक्षण खत्म करने को लेकर घेराबंदी। आपको बता दें कि विपक्ष इस बात का नैरेटिव सेट करने में सफल हुआ है कि सरकार आरक्षण खत्म करने वाली है। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह का फर्जी वीडियो तक जारी कर दिया गया है। मामला इतना संवेदनशील हो गया है कि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ फर्जी वीडियो जारी करने का मामला भी दर्ज हो गया है। आरक्षण पर आप नेता संजय गांधी, तेजस्वी यादव, डिंपल यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे तमाम नेताओं ने इस दौर में ऐसे बयान दिए हैं जिसका मतलब है कि बीजेपी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में आरक्षण को खत्म करने का मन बना रही है। वहीं आरक्षण के मुद्दे को बढ़ता देख खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आदि नेताओं को बार बार बोलना पड़ रहा है कि देश में कोई भी सरकार आ जाए, आरक्षण नहीं खत्म कर सकती। बीजेपी ये भी उदाहरण देती फिर रही है कि प्रमोशन में आरक्षण खत्म करना कोर्ट के आदेश के खिलाफ बीजेपी ने इसे कानून बनाया, जबकि इंडिया गठबंधन की कई पार्टियों ने तब विरोध किया था। बीजेपी कर्नाटक का भी उदाहरण दे रही है कि किस तरह सभी मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण देने से पिछड़ों का हक मारा गया है। पर बीजेपी जिस तरह इस मुद्दे पर सफाई देने लगी है, उससे यही लगता है कि इंडिया गठबंधन बीजेपी को घेरने में सफल रहा है। ये मुझे सवाल पूछते हैं 400 पार क्यों? मैं जवाब देता हूं
आप जो राज्यों में हथकंडे अपना रहे हो, दलितों के, आदिवासियों के, ओबीसी के आरक्षण चोरी करने का जो खेल खेल रहे हो, उसे लूटने का खेल खेल रहे हो, आपके ये खेल बंद करने के लिए, हमेशा बंद करने के लिए, आपके मंसूबों को हमेशा हमेशा ताला लगाने के लिए मोदी को 400 पार चाहिए। राहुल गांधी निराधार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर हमले किए हैं। संविधान बचाने का मुद्दा पकड़ रहा तूल। जवाबी तौर पर अचानक पिछले दिनों में देश में संविधान बचाने की बात दोनों पक्षों से होने लगी है। एक तरफ इंडिया गठबंधन ये नैरेटिव सेट कर रहा है कि बीजेपी 400 पार का नारा इसलिए लगा रही है कि देश में बहुत से कानूनों को बदला जा सके। विपक्ष ने बहुत ही संगठित तरीके से इस बात को आम लोगों के बीच फैलाया है। वहीं गांव-गांव में ये बात मुद्दा बन रहा है कि ईडी, सीबीआई के जरिए सरकार मनमानी कर रही है। यहाँ तक कि विपक्ष ने बहुत तरीके से ये बात भी फैलाई है कि अगर बीजेपी सरकार वापस आती है तो देश में दोबारा चुनाव नहीं होंगे, जबकि ऐसी बातें आज के दौर में किसी भी दल के लिए संभव नहीं है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जनता इन बातों से प्रभावित हो रही है। इस मुद्दे पर बीजेपी के नेता भी बार बार ये कह रहे हैं कि अगर विपक्ष की सरकार बनती है तो अनुसूचित जातियों और पिछड़ों के आरक्षण में मुस्लिम लोगों को भी हिस्सा दे दिया जाएगा। हार्डकोर वोटर राजपूत बीजेपी से नाराज। तो वहीं आपको बता दें कि राजपूत बीजेपी के हार्डकोर वोटर रहे हैं, पर इस बार गुजरात, राजस्थान और यूपी में इस समुदाय में असंतोष देखा जा रहा है। पहले और दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान उत्तर प्रदेश में राजपूत बाहुल्य वाले गाजियाबाद और नोएडा सबसे कम वोटिंग परसेंटेज शायद इसी का सबसे बड़ा सबूत है। पहले चरण में भी मुजफ्फरनगर आदि में राजपूतों की नाराजगी स्पष्ट देखी गई थी। राजपूतों को मनाने के लिए यूपी में इसी समुदाय के 2 कद्दावर नेताओं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को पार्टी ने लगाया था, पर उसका कोई फायदा मिलते अभी तक दिख नहीं रहा। सांसद रेवन्ना मामले से बीजेपी की किरकिरी। उधर कर्नाटक में दूसरे चरण की वोटिंग से 2 दिन पहले देश के पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के पोते सांसद प्रज्वल रेवन्ना की सैकड़ों सेक्स सीडी वायरल हुई थी। इन सीडी के वायरल होते ही रेवन्ना के घर की एक कुक ने रेवन्ना और उनके पिता के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि सैकड़ों महिलाओं के साथ इन वीडियो क्लिप को खुद रेवन्ना ने ही शूट भी किया था। इस घटना के सामने आने के बाद कर्नाटक सरकार ने सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े कथित सेक्स स्कैंडल की जांच के लिए एक विशेष जांच दल गठित करने का भी फैसला किया है। बताया जा रहा है कि रेवन्ना जर्मनी भाग गए हैं। चूंकि बीजेपी और जेडीएस कर्नाटक में एक साथ चुनाव लड़ रही है, इसलिए जाहिर है कि रेवन्ना को लेकर बीजेपी की किरकिरी होनी तय है। चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। बी टीम वाला फैक्टर गायब। बीजेपी के लिए 2014 और 2019 के चुनावों में कभी बीएसपी तो कभी एआईएमआईएम के प्रत्याशियों ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाकर बीजेपी को बहुत सी सीटों पर लाभ पहुंचाया, पर इस बार असुद्दीन ओवैसी और मायावती से इस प्रकार का परोक्ष सपोर्ट मिलता नहीं दिख रहा है। विपक्ष इन दोनों नेताओं पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाता रहा है, पर इस बार ये दोनों फैक्टर गायब है।
ओवैसी ने पहले कहा था कि वो यूपी में 34 और बिहार में 40 प्रत्याशी खड़ा करेंगे, पर अब AIMIM का केवल एक प्रत्याशी बिहार के किशनगंज में दिख रहा है। उसी तरह BSP पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी यूपी तक करीब 1.5 दर्जन उम्मीदवार ऐसे खड़े किए हैं जो सीधे सीधे बीजेपी के वोट बैंक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद अगले रिपोर्ट की हम बात करेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। हर पार्टी जोरों शोरों के साथ प्रचार प्रसार में लगी हुई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव कन्नौज सीट से चुनावी मैदान में हैं, वहीं उनकी पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ रही हैं। जहां प्रचार के लिए सपा नेता कार्यकर्ता एड़ी चोटी का जोर भी लगा रहे हैं, तो वहीं एक चेहरा ऐसा भी है जो सुर्खियां बटोर रहा है। अखिलेश यादव की बेटी अदिति के चुनाव प्रचार पर यह खास रिपोर्ट। डिंपल के प्रचार के मोर्चे पर बेटी अदिति। अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट से सपा उम्मीदवार के रूप में नामांकन कर दिया है। वहीं उनकी पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ रही हैं। मैनपुरी में अदिति यादव मां डिंपल यादव के लिए मैदान में डटी हैं। आपको बता दें कि पिछले एक महीने में वे कई बार डिंपल के साथ मंचों पर दिखाई दी। वहीं हाल ही में वह एक बार फिर जनता के बीच नजर आई, लेकिन इस बार वह कार्यकर्ताओं के बीच अकेली दिखी। बता दें कि मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव लोकसभा चुनाव के लिए दोबारा मैदान में हैं। इस बार उनकी बेटी अदिति यादव भी मां के लिए जनता के बीच जाकर बड़े ही सहज और सरल भाव से वोट मांग रही हैं। जंग का मैदान, प्रचार की कुशल कमान। बता दें कि मैनपुरी लोकसभा सीट की जंग इस बार और भी ज्यादा खास इसलिए हो गई है क्योंकि मैनपुरी में डिंपल यादव के लिए प्रचार का मोर्चा बेटी अदिति यादव ने कुछ इस प्रकार संभाल रखा है मानो वो अपने भविष्य की राह का अंदाजा लगा रही हो। वो लोगों से मिलते जुलते हुए दिख रही हैं। प्रचार प्रसार के दौरान शालीनता के साथ मुस्कुराते हुए दिखाई दे रही हैं। बता दें कि जो लोग राजनीति से जुड़े हर एक घटनाक्रम पर सजग रहते हैं, वो आजकल ये देखकर हैरान हैं कि अदिति यादव का मां डिंपल के लिए प्रचार का तरीका बेहद शालीन है। इतना ही नहीं, अदिति प्रचार के वीडियो के साथ डिजिटल स्पेस में ट्रेंड कर रही हैं। आजकल इंटरनेट पर सिर्फ वही दिखाई दे रही हैं, कहीं माला पहने हुए तो कहीं पगड़ी पहने हुए। खास बात यह है कि यह नरम रुख पार्टी की अनुयायियों के लिए नया है। जहां पहले नेताजी मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव के संगीत वाले वीडियो डिजिटल स्पेस में आते थे, तो वहीं अब अदिति यादव के चुनावी वीडियो सपाइयों में जोश जगा रहे हैं। चुनाव प्रचार की झलकियां खास। आपको बता दें कि मैनपुरी में जो चुनाव की झलकियां नजर आई हैं, वो कुछ अलग ही हैं। अदिति यादव गांव-गांव जाकर मां डिंपल के लिए 7 तारीख को मतदान करने की अपील भी करती नजर आई। बता दें कि यूपी की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक मैनपुरी में चुनाव प्रचार दिन प्रतिदिन तेजी पकड़ता नजर आ रहा है। मैनपुरी में सपा और भाजपा अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। परछाई बनी निधि यादव। वहीं इस कैंपेन की खास बात यह है कि अदिति जहां भी जाती हैं, एक महिला परछाई की तरह उनके साथ रहती है। लोगों के मन में ये जानने की उत्सुकता है कि आखिर ये महिला कौन है। हम बता दें कि ये सपा मुखिया अखिलेश यादव की बेटी के साथ जो महिला दिखाई दे रही है, वो निधि यादव है। निधि सपा के विधान परिषद सदस्य रहे वासुदेव यादव की बेटी हैं। उनके पिता यूपी बोर्ड के सचिव भी रह चुके हैं। वे प्रयागराज जिले के हांडिया सीट से 2017 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। हालांकि वह इस चुनाव में तीसरे नंबर पर रही थी। फिलहाल निधि यादव समाजवादी पार्टी की महिला विंग समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी की मीडिया पैनलिस्ट भी है,
बताया जा रहा है कि निधि यादव अखिलेश सरकार में पर्यटन विभाग में सलाहकार भी रह चुकी हैं। ऐसे भी चर्चा है कि निधि यादव अखिलेश सरकार के समय चुनावी अध्ययन के लिए अमेरिका भी जा चुकी हैं। बता दें कि मुलायम सिंह यादव ने यूपी की सियासत में समाजवादी पार्टी का गठन किया था और वे सत्ता के शिखर पर पहुंचे। सियासी सफर के दौरान उन्होंने अपने बेटे अखिलेश यादव से लेकर भाई राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, भतीजे धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप यादव को सियासत में उतारा था। अब अखिलेश सिंह यादव के हाथों में सपा की कमान है। इस लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह परिवार की बहू और अखिलेश सिंह की पत्नी डिंपल यादव से लेकर धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव और अक्षय यादव अलग अलग सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और डिंपल यादव के लिए बेटी अदिति यादव के चुनाव प्रचार के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो चुनावी अखाड़ा में अब हाथरस लोकसभा सीट की बात करते हैं। यूपी के हाथरस में लोकसभा चुनाव का घमासान जोरों पर है। हाथरस का रण जीतने को लेकर प्रत्याशी जीत के प्रण पर अडिग नजर आ रहे हैं। ऐसे में जनता किसका साथ देगी, ये बड़ा सवाल है। ये सवाल लोगों के जहन में बना हुआ है। आपको बता दें कि हाथरस बुनियादी ढांचे की समस्याओं से जूझ रहा है। टूटी फूटी सड़कें और अधूरी साफ सफाई यहाँ के प्रमुख मुद्दे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश का हाथरस जिला देश विदेश में हींग के कारोबार के लिए मशहूर है। आपके जायके और सेहत का पूरा ख्याल रखने वाली हींग के कारीगर भी शहर में बहुत ज्यादा हैं। में कौन कौन सी चीजें कितनी कितनी डाली जाती हैं, ये सारी चीजें हाथरस के कारीगरों को बखूबी मालूम है, जिससे कि उनको मालूम पड़ता है कि इसमें अलग तरीके के 10 ब्रांड है हमारे पास में, जिसमें कम पैसों से लेके और बड़े तक इसमें सभी ब्रांडों की चीजें आपको हमारे पास में पाई जाएंगी। जिसमें आप देख सकती हैं इस तरीके से 200 रुपए से स्टार्ट होती है और जाके 20,000 रुपए तक की हींग हमारे पास में मौजूद है। हींग के लिए मशहूर हाथरस बुनियादी ढांचे की समस्याओं से जूझ रहा है और यही लोगों की सबसे बड़ी परेशानी है। हाथरस की हींग को 2023 में जीआई टैग मिला था। इससे लोगों में उम्मीद जगी थी कि इससे शहर का विकास होगा, लेकिन अब तक वो भी पूरी तरह से नहीं हो सका है। टूटी फूटी सड़कें और अधूरी सफाई से लोग परेशान हैं। चुनावी सियासत की बात करें तो हाथरस बीजेपी का मजबूत किला है। 1991 के बाद से हर बार ये सीट बीजेपी या उसके सहयोगी दल ने जीती है, लेकिन इस बार व्यापारी वर्ग सरकारी योजनाओं से थोड़ा खफा नजर आ रहा है। बेरोजगारी, ये सड़क का यहाँ हमारा कुछ होता नहीं, कोई पार्टी हमारी सुनती नहीं, उसको ही ध्यान में रखेंगे, जो कैंडिडेट अच्छा होगा उसको वोट देंगे। जीएसटी ने तो जीना ही हराम कर रखा है, हमारा व्यापार सारा खत्म करके रख दिया। जीएसटी जब से आई है व्यापार पूरा ठल है। नोटबंदी और ये जितनी भी उन्होंने सरकारी योजना लाई है उसके बाद से सड़कों पे आप देख सकते हैं पूरा बाजार खाली है, कुछ भी नहीं है, जीना हराम है, खाने तक के लाले पड़ रहे हैं। सरकार सुनती नहीं है कोई सी भी। उसी को देखते हुए आगे का वोट जो है हम जो भी कैंडिडेट अच्छा होगा उसको देंगे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को हाथरस में वोट डाले जाएंगे। लोगों का कहना है कि यहां एसपी और बीजेपी में सीधा मुकाबला है। चुनावों में बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा भी खूब जोर पकड़ रहा है। जो बाहर के प्रत्याशी यहाँ आए हुए, ये सरकार ने गलत दी है। हाथरस के आदमी को क्यों नहीं टिकट दी जाती? जो हाथरस में लोकल में रहे, वो किसी से जो करता है इन टिकटों को बांटता है, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा कुछ ना करें, बाहर के प्रत्याशी को ना दें। हाथरस लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीट हैं। इनमें से 3 हाथरस जिले की और 2 अलीगढ़ जिले की हैं। बीजेपी ने अनूप वाल्मीकि और समाजवादी पार्टी ने जसवीर वाल्मीकि को टिकट दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार हाथरस की जनता किसका साथ देती है। तो हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में आज मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।